आप सभी को WK में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 2 दिनों से बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग 39 का बीपीएससी का एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक 66 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, 66 तक, वहाँ तक हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है पहला, कि सिंधु सभ्यता जो है किस काल से संबंधित है। मतलब जो हम लोग जानते हैं कि 2300 से 2400 साल ईसा पूर्व जो काल है, मतलब उस समय सिंधु सभ्यता हुआ था, तो वो कौन से काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। तो इसमें ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल या उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है उसको अभी तक ना पढ़ने वाला लिपि है, मतलब उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है उस लिपि को, तो इसलिए उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ना पढ़े जाने के कारण उसको आदि ऐतिहासिक काल में डाल दिया गया है। वो ऐसा लिपि है कि अभी तक कोई भी उसे ये नहीं पता कर सका कि ये इसमें लिखा हुआ क्या है, इसी कारण उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का किस युग से जुड़ा है? जो 800 से 600 ईसा पूर्व है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो पहला है ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से। इसका सही आंसर है आपके पास सूत्र युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व जो था सूत्र काल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और ये इस काल को क्या कहते थे? धर्मशास्त्रों का भी काल कहते थे। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इस काल को धर्मशास्त्रों का काल भी कहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बोगाज जो है कोई महत्व है, बोगाज का कोई महत्व जो है किस लिए है? आखिर में उसका महत्व क्यों है बोगाज का? तो पहला ऑप्शन है आपके पास, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच का जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सी, जो है कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। इसमें चार ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि क्योंकि जो 39वीं जो एग्जाम हुआ था वो उसमें उस समय चार ही ऑप्शन रहता था। ठीक है, जब से चेंज होगा पैटर्न बीपीएससी का 40वीं 41वीं, जिसमें उस समय से पांचवी होगा तो पांच ही ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक ना, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका सही आंसर है इनमें से तो कोई नहीं, क्योंकि ये सारे चीज गलत है इसके अनुसार से। तो ये आखिर में था क्या? तो एशिया माइनर स्थित बोजाक का कोई अभिलेख सिर्फ आर्य देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं के नाम मिले हैं उसमें। ठीक है, इसमें किनका किनका नाम मिला है? जो आर्य लोग जो थे, हम लोग जैसे कि उत्तरी भारत को माना जाता है कि सारे लोग आर्य हैं, साउथ भारत के लोग को माना जाता है कि वो लोग द्रविड़ हैं। तो आर्य जो लोग हैं उनके जो देवताएं थे, इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि देवताओं के नाम उसमें मिले हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी होगा। तो बोजाग का किस लिए महत्व है? जो आर्य लोग का देवताओं का। चौथा जो आपका क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भागवत गीता में या ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है। ये चार गो आपका ऑप्शन है, तो गीता में तो नहीं है, क्योंकि हम भी इसको पढ़े हैं थोड़ा, तो हम भी जानते हैं इसको बारे में। तो ऋग्वेद में है। सही आंसर इसका क्या है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है वहाँ का ही सूर्य, जो सूर्य अपना देवता जो है, उन्हीं को स्तुति के लिए रचा गया था गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता का स्तुति में रचा गया था ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। ठीक है,
चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसमें ऑप्शन आपका है उपाली, आनंद, रघुलाभद्र या मखली गोसाल। तो जो एक्चुअली जो है आजीवक संप्रदाय, आप जैसे कि बड़ावर का भी नाम सुने हैं, जो अशोक जो निर्माण करवाए थे, तो वो भी एक आजीवक ही संप्रदाय के लिए गुफा जो निर्माण हुआ था, तो उन्हीं से ये रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है, संस्थापक इसका कौन था आजीवक संप्रदाय का? तो मखली गोसाल। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। और मौर्य जो सम्राट थे बिंदुसार, जो अशोक के पिता थे, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी भी थे। ठीक। और फिर अशोक जो महान थे, वो बराबर के पहाड़ियों में जो गया के निकट है, उसमें 4 गुफाओं का वो निर्माण करवाए थे। पहला जो कर्ण गुफा, ये सब जो था निर्माण करवाए थे, 4 गुफा एक्चुअली था, इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, कर्ण गुफा चौपार है जो भी है। ठीक ना? आपको जब पीडीएफ देंगे तो उसमें एडिट करके दे दिया जाएगा। अगला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके साथ, सॉरी, कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर किस लिए विख्यात था संगम युग में? मसालों के लिए विख्यात था, कपास के व्यापार के लिए विख्यात था, विदेशी व्यापार के लिए, या आंतरिक व्यापार के लिए? तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि संगम जो युग था दक्षिणी भारत में हुआ था, पांडव वहाँ के राजाओं थे, उन्हीं के काल में। संगम काल का एक साहित्य भी है जो बहुत विकसित है, उसे भी हम लोग याद रखेंगे। संगम काल का जो मतलब बारे में अगर जानना हो तो उसी साहित्य से हम लोग जानते हैं। तो ये एक्चुअली कपास के खेती के लिए फेमस था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेक्कन प्लेटू में कपास की खेती भी ज़्यादा होता है, ये दक्षिणी भारत से भी रिलेटिव करता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी इसमें देखेंगे तो लगता है कि कपास की खेती का व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, इस ऑप्शन के लिए ऐसे होने का तो सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। लेकिन हम जहाँ तक ऐसा सोचते हैं कि अगर साउथ का बात हो रहा है, डेक्कन प्लेटू उधर है, काली मिट्टी का वहाँ पर ज़्यादा है, तो कपास की खेती होता हो। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो, अगर जान गए तो बात ही अलग। इसका आंसर क्या होगा? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था संगम युग के उदय। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय जो है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक योगदान है? किसका जो देन था मतलब अत्यधिक योगदान? तो पहला पर्थी सेन का, या हिंद अवन का, या कुषाण का, या गुप्त का? तो इसका सही आंसर है हिंद अवन। देखिए, भागवत संप्रदाय था जो था वो वासुदेव कृष्ण जो थे, वासुदेव कृष्ण जो थे वही इनका संस्थापक थे भागवत धर्म का। वो इसलिए धर्म को स्थापना ये हुआ था क्योंकि जो पंडितों लोग में कुरीतियां जो फैल गया था, उसके विपक्ष में ये भागवत धर्म का स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये हिंद और यवन लोग का अत्यधिक इसमें योगदान था आगे बढ़ाने में। ठीक, हिंद और यवन लोग का विकास द्वितीय शताब्दी में ज़्यादा हुआ। चलिए, अगला, तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त थे, का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, सॉरी, वो चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य काल से थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त काल से जुड़ा हुआ था। तो चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम तक फैला हुआ था। इसमें है कालिंग का, या अशोक नगर का, अशोक का गिरिनाग अभिलेख का, या रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से, या अशोक के सोपरा अभिलेख से? किससे है? इसका सही आंसर है सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ का जो अभिलेख है, उसमें जो गुजरात में यह अभिलेख है, जूनागढ़ तो गुजराती में है, से पता चलता है कि गुप्त शासक का चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था और चांदी का वहां से ही सिक्का ये जारी किए थे। ठीक है, तो एक कौन से मतलब किससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था?
तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अशोक एक्चुअली खुद को सम्राट, बहुत सारे जो मतलब हुआ था स्तंभ का निर्माण, तो उसमें कौन सा ऐसा स्तंभ था जिसमें खुद को ही सम्राट बोले थे वो। तो हम लोग इसमें ऑप्शन को देखते हैं। मस्की लघु स्तंभ में, रोमीन दे देई स्तंभ में, कीन स्तंभ में, या भावु स्तंभ में। इसका सही आंसर है भावु स्तंभ। भावु स्तंभ में वो अपने को देवताओं को प्रियदर्शी कहकर पुकारे थे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि अशोक को किस नाम से पुकारा जाता था, तो प्रियदर्शी। ठीक है, ये भी याद रखना अशोक के बारे में। ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। मौन माने बंद। ठीक है। संगम सहित, मिलिंद पन्हों में, जातक कहानियों में, या उन सभी में। मिलिंद पन्हों में या जातक कहानियां, या संगम सहित में, या उन सभी में। तो इसका सही आंसर है बी, मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। ये यूनानी राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का इसमें वर्णन है। यूनानी जो राजा मिलिंद है और बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन, उसका इसमें एक्चुअली वर्णन है, ना कि इसमें व्यापारिक मार्गों का है। इसमें व्यापारिक मार्गों को छोड़कर जो ये तीन ऑप्शन है इसमें से आपको इसमें किसका बारे में बताया गया है, मिलिंद और नागसेन के बीच के वार्तालाप के बारे में इस ग्रंथ का मेन है, और ये व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक वंश ने मंदिरों जो था मंदिर में एवं ब्राह्मणों को खुलकर दान दिया था। पैसा ज्यादा दिया था, मतलब जो धन था उस समय वो खुलकर दिया था दान में। कौन सा वंश है, देखते हैं। गुप्त वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट है, या प्रतिहार वंश है। इसका सही आंसर है कि गुप्त वंश है। गुप्त वंश है। गुप्त वंश जो थे इसमें हम लोग दो तीन चीज याद रखेंगे। गुप्त वंश तो पहला जो थे कि ये मंदिरों और ब्राह्मणों को जो मतलब खुलकर दान दिए थे। दूसरा बात, इसका संस्थापक कौन थे, मतलब पहला शासक कौन था गुप्त वंश के, तो श्रीगुप्त थे। ठीक। श्रीगुप्त। ठीक। और अगला इसमें याद रखेंगे कि जो कुमार गुप्त इसी इन्हीं के शासक में से एक जो थे, वो नालंदा महाविहार के निर्माण में साथ दिए थे, मतलब योगदान दिए थे, अपना दान दिए थे। तो नालंदा महाविहार का एक्चुअली निर्माण कौन करवाए थे, तो कुमार गुप्त। गुप्त वंश सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मंदिरों को बनाने में दान दिए थे, दूसरा याद रखना। तीसरा याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त। ठीक है। और इन्हीं के काल में मंदिरों का निर्माण आरंभ भी हुआ था। ठीक। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत उद्धृत हुई थी। मतलब कि सबसे पहले, मतलब बहुत सारा था, ऋग्वेद वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। वो सब काल में से कौन सा ऐसा काल था जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि छुआछूत जो है होता है, मतलब कि ऊंचा जाति वाले को नीचा जाति वाले छूता है तो वो अछूत हो जाता है। कौन सा ऐसा काल था। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि आपके पास ऋग वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उत्तर गुप्त काल है, या धर्मशास्त्र के समय में। तो हम लोग ऋग्वेद में तो जानते हैं जहाँ तक के कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें बोला गया है कि एक ही घर का व्यक्ति कोई बड़ा ही का काम करता है, मतलब सब कर्म के अनुसार से उसमें बांटा हुआ है। कोई लोहार है, कोई ग्वाला है, एक ही घर का आदमी, मतलब कर्म के अनुसार से उसमें डिवाइड था। तो ये ऋग वैदिक काल को हटाते हैं। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा आया था, लेकिन
उतना नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया। तो ये धर्मशास्त्र से है, एक्चुअली इसका आंसर क्या है, धर्मशास्त्र से। धर्मशास्त्र का जो सूत्र साहित्य है उसमें प्रथम बार ऐसा पता चलता है कि समाज में जो छुआछूत की भावना उसमें उपजा। छुआछूत के मामले में मतलब ये बोला गया था कि जो नीच जाति का है, जो नीचा जाति का जो लोग है, वो अगर ब्राह्मण को छूता है या ऊपर जाति का छूता है तो वो अछूत हो जाता है। ठीक है, ये सब जानते ही हैं, पहले से होते आया है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भारत के में मोहम्मद गौरी ने किसको अक्ता प्रदान किया था? ये इसमें अक्ता लिखा हुआ है, अक्ता भी होता है और इसको इक्ता भी बोलते हैं। ठीक, अक्ता या इक्ता दोनों एक ही। तो इसका ऑप्शन है ताजुउद्दीन को, कुतुबुद्दीन को, या इल्तुतमिश को, या नासिरुद्दीन को। किसको बोला था, किसको अक्ता प्रदान था? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्ता होता क्या है। इक्ता एक एक्चुअली कर वसूलने का था। कर वसूला जाता था उससे प्रशासनिक कार्यों के लिए, और प्रशासन को जो उसमें अधिकारी होते थे, मतलब सैनिक अधिकारी होते थे, उसमें इसको बांट दिया जाता था। और उसका जो पैसा बचता था, मतलब जो धन बचता था कर बांटने के बाद, उसे मतलब केंद्र में डाल दिया जाता था। जो शासक होते थे उसका जो खजाना होता था उसमें डाल दिया जाता था जो बचा हुआ पैसा। लेकिन फर्स्ट काम, इसका प्राइमरी काम क्या था कि वो जो सैनिक अधिकारी था उसमें एकता को बांट दिया जाए। जो भी प्राप्त होगा कर उससे, तो उसको क्या होगा, पहले तो सैनिक में बांटा जाएगा और फिर उसका जो पैसा बचेगा केंद्र का खजाना में रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने पहले किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी ही एक गुलाम वंश का संस्थापक भी था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और 1206 ईस्वी में अक्ता या इक्ता का कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम को प्रदान किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक, अगला, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? इसमें आपका जो अथी है दिया हुआ है, ऑप्शन है बलबन में, अलाउद्दीन खिलजी में, बिन तुगलक में, या फिरोज शाह तुगलक में। तो हम लोग जानते हैं कि इसका तो आंसर भी है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में मतलब खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। 1296 से 1306 ईस्वी तक का अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। ठीक है, और ये बड़े पैमाने पर खालसा को विकसित किया था राजस्व सुधारों में। ठीक, इसको यहीं तक देखते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि सल्तनत काल में जो सिक्के था, टंका और ससगानी एवं जीतल, एक किस किस मिश्र धातु से बना हुआ होता था? मतलब पहले सिक्का भी जो चलता था, तो मतलब अभी का जो सिक्का है जिस तरह से इसमें आयरन यूज हो रहा है, पहले तांबा यूज होता था, एल्युमिनियम भी यूज होता था। तो ये बताइए कि जो सल्तनत काल है उसमें टंका, अससगानी और जीतल जो था वो किस किस धातु से बना होता था? पहला जो ऑप्शन है आपके पास, चांदी या तांबा से, सोना चांदी तांबा से, चांदी जस्ता तांबा से, या सोना जस्ता तांबा से। इसका सही आंसर है चांदी और तांबा से। सल्तनत काल का जो टंका एवं ससगानी था, ये वाला पहला वाला, ये तो चांदी से बना होता था। ठीक, और ये जो जीतल था ये तांबा से बना होता था, उसका ताम्र भी बोलते हैं, कॉपर। ठीक, तांबा से बना हुआ था जीतल। और टेके एक जो था, और जीतल का जो मतलब अनुपात अगर कोई बोले कि कितना होता था, तो 1 अनुपात 48। ठीक, चलिए, एक 12 मासा जो है बुक है, उसका रचयिता कौन है? इसमें अमीर खुसरो है, इसामी है, मलिक मोहम्मद जायसी है, या रसखान? तो हम लोग जानते हैं, एक फेमस क्वेश्चन है, इसको बारे में तो जानना ही जानना चाहिए कि मलिक मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो
आप पद्मावत वो मूवी भी देखे होंगे, तो उसमें जो रत्न सेन था, जो पद्मावत से दूसरा शादी किया था, रत्न सेन। तो रत्न सेन की जो पहली बीवी थी, जो अपना विरह के लिए, जो विरह था उसको दिखाने के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना किए थे। इसका पद्मावती के विरह का, वियोग का वर्णन भी इसमें है, और जो उनका पहला बीवी थी उनका भी वियोग का इसमें है। ठीक, दोनों का। तो मतलब कि रत्न सेन का जो बीवी थे उसका विरह में ये रचना रचा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी का। रत्न सेन कहाँ का था राजा? तो जयपुर का था, मतलब कि राजस्थान का राजा था। चित्तौड़ का राजा था, जयपुर का नहीं, सॉरी, चित्तौड़ का राजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था था जो मुख्य विशेषता क्या था उसका? विजयनगर का, जैसे कि हर राज्य का अपना देश है, जो कृषि प्रधान देश है, तो बहुत सारे राज्य है, देश है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है, कॉरपोरेट है, पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है। तो उसी तरह से मतलब कि विजयनगर पहले तो छोटा छोटा प्रोविंस में बटा हुआ था। मुगल का मतलब ऐसे बटा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का इधर पार्ट है, ब्रिटिश का इधर पार्ट है, सबको अलग अलग भाग में बटा हुआ था। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुआ था। ठीक। तो बताइए कि इसमें जो वित्तीय व्यवस्था था, मुख्य विशेषता क्या था इसका? अधिशेष का लगान था, भू राजस्व था, बंदरगाहों से आमदनी था, या मुद्रा आमदनी था? अधिशेष माने होता है शेष या सरचार्ज, मतलब कि कर पे कर लगाना। तो ऐसा तो नहीं था उस समय। उस समय सही आंसर है कि भू राजस्व से प्राप्त करता था। ठीक है। लेकिन इसमें और भी चीज़ याद कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि इस बार 67वीं का जो एग्जाम रद्द हो गया, उसमें देखते होंगे कि ये पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन था? तो हरियर और बुक्का ने। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। और ये दोनों भाई थे, हरियर और बुक्का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो 18वां है कि पानीपत के युद्ध में बाबर का जीतने का कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? घुड़सवारी सेना था उसके पास, उसके साथ सैन्य का जो कुशलता ज़्यादा अच्छा था, तुगलक प्रथा था, अफगानों पे आपसी फूट था। आखिर में कारण क्या था? हर सैनिक, आप जानते हैं कि कोई भी लड़ाई होता है तो कोई एक हारता है, एक जीतता ही है। लेकिन उसमें एक जीतता है तो उसके पक्ष में ऐसा क्या था कि वो जीत गया? तो ज़्यादा तक क्या होना चाहिए इसमें? उसकी सैन्य कुशलता अच्छी होनी चाहिए, या तो फूट होगा। तो आपसी फूट तो नहीं था, ये तो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या था? उसकी सैन्य कुशलता अच्छा था। हम लोग पढ़ते भी है कि जो बाबर था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 ईस्वी में, उसमें क्या यूज किया था? वो तोप खाना भी लाया था साथ में, और सैन्य भी मतलब कुशलता भी बहुत अच्छा था। तो सोचिए कि 1526 ईस्वी में उसके पास तोप था, तो ऑब्वियसली जीतेगा ही। ठीक है। इब्राहिम लोदी से पानीपत का लड़ाई हुआ था बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में। बाबर जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि उसके पास सैन्य कुशलता अच्छा था। अगला, जो जब्ती प्रणाली का उपज थी, किसकी थी? किसकी उपज थी जब्ती प्रणाली का? तो इसमें है तुगलक का, सिकंदर लोदी का, शेरशाह का, या अकबर का? तो इसका सही आंसर है सी। जब्ती प्रणाली का जो किसकी उपज था? शेरशाह का। शेरशाह ने तोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व की वसूली हेतु अपनाया, तोडरमल क्षेत्र को लिए। ठीक है। अतः शेरशाह को जब्ती प्रणाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। शेरशाह के बारे में और जान जाते हैं। शेरशाह तीन चीज का स्थापना भी किए थे। पहला तो पुरानी दिल्ली का किला का। ठीक है। दूसरा शेरशाह का मकबरा का, और तीसरा सासाराम का। ये याद रखिएगा तीनों चीज। शेरशाह का मकबरा का, पुरानी दिल्ली किला का दे, और एक तीसरा जो है मतलब कि क्या है, शेरशाह का मकबरा का, और एक सासाराम का। ये तीनों
हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। जवाबित किससे संबंधित है? राज कानून से, लॉ ऑफ कानून से, या मनसब प्रणाली के नियंत्रण वाले कानून से, टकसाल से संबंधित है, कृषि से संबंधित है? तो जवाबित जो था एक्चुअली संबंधित था लॉ ऑफ कानून से, लॉ ऑफ स्टेट से। तो ये क्या है, इसका सही आंसर है राज्य के कानून से, लॉ ऑफ स्टेट से। ठीक, इसमें इतना ही जानिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी कभी होता है जो बिना मतलब का ऐसे ही पूछ लेता है। वो ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछता है, तो उसको पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है उसको गहराई तक जाना चाहिए, उस क्षेत्र को कवर करना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? मतलब दो व्यक्ति से अगर लड़ाई है तो किसी को तो मतलब कोई तो कोई बात होगा ना, तभी तो लड़ाई हुआ होगा। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन इसमें से आपको निकालना है कि काबुल का था कारण, या कंधार का था, या कुटुज का था, या गजनी का था। तो इसका जो था सही तो ऑप्शन है इसका कंधार, कंधार का क्षेत्र था। ईरान जिसको पहले पर्सिया बोला जाता था, पर्सिया और जो मुगल शासक था उसके बीच में झगड़ा था। उस समय जहांगीर जो था राजा था मुगल शासक का, और लास्टली ईरान जो था सिकंदर को अपना भी लिया था, छीन भी लिया था मुगल से। ठीक है, इसको इतना याद रखना है। अगला, दो सप्पा और असपा, दो असपा और सी असपा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? अकबर के बाद जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद शाहजहां आया था। ये आप याद भी रखिएगा, टर्म भी। ठीक, तो ये अब बताइए, मसनवी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर जो था दो असफा और सी असफा लाया था। मसनवी जो अथी था, पहले का व्यवस्था था, उसमें कुछ चेंज लाया और उसका नाम क्या दिया, दो असफा और सी असफा। तो इसका सही आंसर कौन होगा, जहांगीर। ठीक, जहांगीर। अगला, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कि सरजामी प्रथा किसने लाया था? मराठा किससे संबंधित है, सॉरी किससे संबंधित है? तो मराठा का भू राजस्व प्रथा से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबुद्दीन शाही प्रथा से, कुतुब शाही प्रथा से, मतलब पूरा नाम तो कुतुबुद्दीन नहीं था ना। तो उत्तरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन है, बताना है। तो जो सरजामी जो प्रथा था वो एक्चुअली मराठा का भू राजस्व प्रथा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और उसे क्या है, किस में दिया जाता होगा, वेतन में दिया जाता होगा। सरजामी प्रथा को, भू राजस्व को अपनाकर अपना सैनिकों में बांटा जाता था। चलिए, अगला, भारत में 1612 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? एक्चुअली 1612 ईस्वी, लेकिन ये होना चाहिए था 1608 ईस्वी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन गलत था वहाँ पे। तो ये तो गोवा होगा, या बंगाल में हुगली है, या अमरकोट है, या सूरत में है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये हम नहीं ऐसा लिखे हैं, उसमें ही दिया हुआ है कि 1612 ईस्वी, लेकिन 1608 ईस्वी था इसका सही। एक्चुअली आप जाके पढ़िएगा भी, और नेट पर भी सर्च करिएगा, या कहीं पे भी विकिपीडिया में देखिएगा तो भी। तो इसका सही आंसर तो है सूरत। सूरत में 1608 ईस्वी में पहली बार वो फैक्ट्री का स्थापना किया था। हम लोग जैसा कि जानते हैं 1599 से 1600 ईस्वी में, 1599 में प्रोसेस शुरू हुआ था, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पहला फैक्ट्री जो बनाया था 1608 ईस्वी में सूरत में, गुजरात का क्षेत्र है उसमें। और 1611 में वो अपना फैक्ट्री मुंशीपट्टनम में स्थापित किया था। ये तीन चीज याद रखिएगा कि 1600 ईस्वी में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। ठीक है, 1599 में ही शुरू हो गया था प्रोसेस। 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ। 1608 ईस्वी में पहला मतलब सूरत में स्थापना किया था अपना फैक्ट्री, और 1611 में मुंशीपट्टनम में किया था। इतना चीज याद रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था महाराष्ट्र क्षेत्र में? ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, जैसे मैप भी देखते रहिएगा, ये क्षेत्र महाराष्ट्र का है। यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर नीचे गोवा होगा, फिर कर्नाटका। आप जैसे जो भी, अगर मैप को सही तरह से याद करना हो तो कैसे याद करना है, अगर भारत का बारे में है कोई स्टेट का तो जाकर देखें, पढ़ें और मैप देख लिए, सामने मैप लगाइए, उसको देखिए कि कहाँ पर है, आप जहाँ पर बैठे हुए उससे रिलेट करिए कि ये कहाँ पे है। ठीक है, आप मान लीजिए कि पटना में है, तो यहाँ से देखिए कि महाराष्ट्र कहाँ पे है। आप दिल्ली में है तो आप देखिए कि दिल्ली कहाँ से। उसी तरह से वर्ल्ड मैप को भी देखिए, आप इंडिया से फिर रिलेट करिए। ठीक, आगे तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रोमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे ने, कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, या ज्योति फुले ने? कौन थे इसके? तो इसका सही आंसर है वासुदेव बलवंत। ठीक, वो महाराष्ट्र में जो कृषक जत्था था उसका संस्थापक ये थे और 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, अगला 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था वो लाया कौन था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने, मतलब रिपन ने लाया था और लिटन ने रद्द किया था। जैसे याद रखिएगा, ए आर है, ए टी है, तो टी जो है बाद में आया था और ए पहले आया था। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, रिपन ने लाया, आर वाला पहले आया और लिटन ने इसको उसको रद्द कर दिया। एक्चुअली वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब होता है कि आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है। आप मतलब रिपन जो बोला था, मतलब रद्द इसलिए किया था कि जैसे वो तो ज़्यादा इंग्लिश जानता था और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानता था, कुछ भाषा और जानता था, लेकिन बहुत सारा क्षेत्रीय भाषा था, बंगाली था, गुजराती था, मराठी था, इस भाषा में पंजाबी था, इसमें लिखाता था पेपर। तो उसमें बोला गया कि उसमें मतलब राष्ट्रवादी भावना को लिखा जाता था, तो वो बोला कि इसको रद्द कर दिया जाए। अगर कोई लिखेगा भी तो पहले गवर्नमेंट को बताएगा और वो जो भाषा यूज करेगा भी तो हिंदी और इंग्लिश का यूज करेगा, मतलब जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको, ताकि हम भी तो पढ़ सकें। ऐसे तो मतलब जैसे कि बंगाली में लिख देता था तो अंग्रेज लोग पढ़ नहीं पाता था। तो इस कारण से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया और उसको मतलब इस बोल को, मतलब कि ये जो है राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है, ये सब है। तो उस पर रिपन ने उसको बंद किया और लिटन ने उसको चालू किया। तो याद रखिएगा, आर पहले है तो उसको बंद किया और टी वाला बाद में आता है तो उसको रद्द कर दिया फिर से। दूसरा, अगला क्वेश्चन है कि गदर क्रांति को छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो जैसा कि हम लोग इसमें चलिए पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, या कामागटा मारू का घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, या करतार सिंह सारवा को फांसी देना? क्या सही था? तो हम लोग जानते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का दूसरा जो दशक हुआ, स्टार्ट हुआ, उसी में शुरुआत से ही मतलब कि विश्व युद्ध का आरंभ होना शुरू हो गया था लगभग लगभग। तो वही जो था गदर पार्टी का स्थापना का मेन कारण था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो इसका सही कारण क्या था स्थापना होने का? प्रथम विश्व युद्ध। गदर पार्टी का, गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। और एक कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। लाला हरदयाल इसको स्थापक ना किए थे और 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ये चार चीज आप याद रखिए, 1913 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। कौन किया? लाला हरदयाल। और
कहाँ पर हुआ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में या सैन फ्रांसिस्को, दोनों जगह याद रखिएगा। ठीक है। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अधिवेशन, या 1918 में होने वाले प्रथम ईवेपी का किसा, या आपका है अगला जो है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC। इसमें सही क्या है? हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि 1916 का जो था होम रूल, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान निभाया था। तो इसका आंसर सही में हो जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। इसलिए में जो 1907 में नरम दल और गरम दल का जो टूटा था, उसको जोड़ने का काम किया था पहला। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में होम रूल का ही उसका मेन हाथ था, जोड़ने का, नरम दल का और गरम दल का। इसमें मतलब होम रूल के सहायता से ही मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिला भी था और मिलकर काम करने के लिए भी बोला था, आगे बढ़ने के लिए भी बोला था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के जस्ट बाद। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, या ब्लेटाइन चिरोल? तो इसमें जैसा इसका आंसर है कि ब्लेटाइन चिरोल है। ब्लेटाइन चिरोल एक फॉरेनर था, ब्रिटिशर था। ये क्या बोला था कि जो बाल गंगाधर जो तिलक है, वो एक भारतीय शांति का जनक है। वो ऐसा कहकर इस बुक में लिखा था, इसलिए ये बुक फेमस भी उस समय हुआ था। मतलब कि विपक्ष में इसका मतलब अपना फेमस क्या कह सकते हैं उसको। ठीक। अगला जो है आपके पास क्वेश्चन है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? मतलब कौन सा इसमें वर्ग था जो हिस्सा लिया था 1817 से 1818 में गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था सत्याग्रह? उसमें कृषक वर्ग ने, औद्योगिक कर्मी ने, या जनता ने, या मजदूर ने? तो इसका सही आंसर जो है 1817 से 1818 में जो महात्मा गांधी थे, सही आंसर तो इसका बी है, औद्योगिक कर्मी ने। क्या होता था कि वहाँ पर जो लोग थे अहमदाबाद में, काम ज़्यादा करवाया जाता था और रकम कम दिया जाता था, पैसा उनको वेतन कम किया दिया जाता था। उसको वेतन को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने ज़्यादा पैसा की मांग की कि इसका वेतन बढ़ाया जाए, और नहीं बढ़ाने के बारे में बोला तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का करने के लिए बोले। ठीक है। तो आमरण अनशन भी उसके लिए किए थे, वेतन के मजदूरों की वृद्धि के मांग के लिए। और ये 1917 से 18 में हुआ था। 1917 में एक और चीज़ क्या अच्छा सबसे हुआ था, गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत का, वो चंपारण आंदोलन था। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि पूछते रहता है हमेशा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1920 का जो खिलाफत कमेटी का सभा जो था, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो मित्र राष्ट्र था वो जीता, तो उसमें ब्रिटिश भी था जीतने में, प्रथम विश्व युद्ध में। तो क्या हुआ कि जो तुर्की का खलीफा था, मतलब तुर्की पर चार्ज लगाने के लिए बोला ब्रिटिशर लोग, मतलब कुछ रकम दो, ये करो, वो करो, ऐसा करके कुछ प्रताड़ित करने के लिए बोला। तो उसका विरोध में इंडिया में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। 1919 में आरंभ हुआ था करीब, और 1920 में एक कमेटी सभा बना जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक। तो ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो नेतृत्व हुआ था उसका किस शहर में स्थापना हुआ था? तो एक तो लखनऊ है, लाहौर है, इलाहाबाद है, या कराची है? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। 1920 में ईस्वी में इलाहाबाद में एक खिलाफत कमेटी का निर्माण हुआ,
जिसको अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी में। ठीक है, महात्मा गांधी जी का आंदोलन का अनुयायी अधिकार सौंपा गया। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर लोग जो था तुर्की को प्रताड़ित करना चाहता था वहाँ का खलीफा को हटाने के लिए, तो उसी के लिए इंडिया में खिलाफत आंदोलन हुआ। इतना याद रखना उसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका एक आंदोलन हुआ था अवध क्षेत्र में, तो उसका उद्देश्य क्या था? अवध कहाँ पड़ता है? अभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, तो याद रखिएगा। सरकार को लगान देना बंद करना था, या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था, सत्याग्रह का समाप्ति करना था, या खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। इसमें सही क्या है? तो इसमें सही जो है कि सरकार को लगान देना बंद करना था। अवध का आंदोलन 1921 में यह शुरू हुआ था। मुख्य उद्देश्य था लगान न देना। आज इसका नेतृत्व कौन किए थे? मदारी पासी ने। तो याद रखना है कि अवध का जो आंदोलन जो हुआ था लगान ना देने से था, 1921 ईस्वी में हुआ था। मदारी पासी ने इसका शुरुआत किए थे। और तीसरा इसका क्या हुआ था? अवध के क्षेत्र में हुआ था। तीन क्षेत्र, चार चीज याद रखना है इसमें। अगला, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में शुरू हुआ था, जब रूलेट एक्ट उसी समय आया था। तो ये कहाँ पे हुआ था, कौन किया था, ये सब हम लोग जान लेते हैं। पहला इसका ऑप्शन है, देखते हैं कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार के बारे में बोला गया था। या जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदारी के विरुद्ध उठाया गया कदम था, या निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम था। तो इसका सही आंसर है किसानों के प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो 1919 के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जागीर में, मतलब वहाँ पे नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार हुआ। वहाँ का नाई धोबी कहे कि हम काम नहीं करेंगे, वहाँ का बहिष्कार हुआ। और वो किसानों के द्वारा, मतलब इतना ज़्यादा कर लेता था किसान लोग से कि लास्टली तो करना ही पड़ेगा विरोध, और किया भी गया। और धीरे धीरे जो आज़ादी हम लोग को मिला वो उन्हीं लोग के कारण मिला भी। और 1947 में जहाँ तक के जानते हैं आज़ाद हुआ। इस साल अमृत महोत्सव भी है, तो उसमें अच्छा से भाग भी लीजिए। अगला क्वेश्चन, 1900 सॉरी अपने किस कार्यकारिणी में कमेटी में जो था कांग्रेस ने भूस्वामित्व के समाप्ति के नीति अपनाई? भूस्वामित्व का मतलब होता है भूमि का स्वामी होना। ठीक है, भूमि का स्वामी होना। उसको कब मतलब समाप्त करने की नीति को अपनाया था? तो 1937 के कमेटी में, या 1941 के कमेटी में, या 1945, या 1946 का कमेटी? तो सही इसका आंसर है ए। ठीक है, ए है कि कार्यकारिणी कमेटी 1900 जो 37 था उसमें भू स्वामित्व को अपना समाप्त करने को कहा। भू स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जो भूमि का जो स्वामी पहले होते थे जमींदार लोग, उसको छोड़ने के लिए बोला गया था। ठीक है, उसमें विनोबा भावे जानते हैं आगे भी रहे थे सबसे। छोटा नागपुर जो है जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808 में, 1820 में, 1858 से 59 में, 1889 में? ये तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय जानते हैं हम लोग कि 1857 का क्रांति जब हुआ था, तो 1858 का जो था उस समय अंग्रेज लोग अपना पैसा ज़्यादा सैनिक में दे दिया था, और वो जो भी मतलब विद्रोह हुआ था उसको कुचलने में एक हाथ था उस समय। तो ये तो होगा नहीं। 1807 से 1808 में भी ना होगा। इसका सही आंसर है 1820, बी है। छठा नागपुर जो पठार है, मतलब अभी जो है झारखंड में ज़्यादा भाग है, कुछ भागलपुर से भी सटा हुआ है, तो यहाँ से भागलपुर से ये
मतलब जनजातीय विद्रोह शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, मतलब दे देगा आपको भागलपुर और पूछ लेगा, तो उस समय टिक मारना होता है भागलपुर को। तो ये रांची और सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के क्षेत्रों में चला था। क्यों चला था? अंग्रेज लोग था जो धीरे धीरे सब क्षेत्र को तो अपना ही रहा था, जहाँ फायदा देखता था वहाँ। तो ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, वो जंगल का क्षेत्र था, उसमें जनजाति लोग रहते थे। तो उसका जमीन को भी अपनाना चाहता था और हथियाना मतलब चाहता था। तो इसके लिए विरोध हुआ, क्योंकि जानते हैं कि जनजाति लोग होते हैं वो प्राकृतिक से बहुत जुड़े होते हैं। एक पेड़ अगर काटते हैं तो 10 पेड़ लगाते हैं, ऐसा माना जाता है उसमें कि वो प्राकृतिक से बहुत जुड़े होते हैं। तब उनका घर का विनाश होगा तो वो विरोध तो करेंगे ही, कोई का भी घर का विनाश हो तो विरोध करेगा ही वो व्यक्ति। तो वही हुआ भी। और ये आंदोलन जो था 1820 से शुरू हुआ और 16 साल तक करीब करीब चला था, 1836 ईस्वी तक ये चला। ठीक कहाँ हुआ? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम। ठीक। चलिए, अगला जो है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। ये तो हमेशा याद रखना है, यहाँ का पूरा टॉपिक ही याद रखना है चंपारण सत्याग्रह का। ये किसी न किसी तरह से आपके पास एक मतलब क्वेश्चन बन के आता है ये हर एक साल। जैसे इजारदारी से था, तीन कटिया से था, जेनमिसी मेंसी था, या इनमें से कोई नहीं। जहाँ तक हम लोग इसका सही में जानते हैं, पहला दिन भी बताए थे कि तीन कटिया से था। क्या इसमें था कि आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो कम से कम इसमें से आपको 3 कट्ठा पे नील का खेती करना ही करना होता था। नील का खेती। तो ये ब्रिटिशर के द्वारा अत्याचार था उस समय का। तो गांधी जी चंपारण जो आंदोलन था 1917 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ का किसान के द्वारा ये विरोध किया गया था और किसान को प्रताड़ित किया जा रहा था कि 3 कट्ठा पे कम से कम नील का खेती करना ही करना है, नहीं तो लगान बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। वो था 1917 में हुआ। राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसमें। इनके जैसे महात्मा गांधी आए तो उनके साथ कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद ये सब साथ में थे। तो ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद साथ में उनके थे, ये याद रखना है। और कब हुआ था? 1917 में। सबसे पहला सत्याग्रह भी गांधी जी के द्वारा कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। जब भारत आए थे लौट के साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो सबसे पहला भारत का सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। कब था? 1917 में। कौन इनको आमंत्रित किए थे? तो राम कुमार शुक्ल। इनके साथ कौन थे बिहार में? मेन आदमी राजेंद्र प्रसाद। इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये आज का लास्ट भी क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री ज़्यादा होता है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा ही थोड़ा रहे वीडियो तो अच्छा है। फिर भी जानते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाता है, करीब करीब 1 घंटा तक भी पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन 2020 का 20 में सेम क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था, यूपीएससी में भी। ठीक। उल गुलान का विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? यही उसमें भी सेंटेंस लिखा हुआ था। आइए सोचिए कि बीपीएससी आपका 39वां में पूछा था। संथाल से जुड़ा हुआ था, कच्चा नागा से, या कोल से, या बिरसा मुंडा से। सही जो इसका आंसर है आपका, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था मेनली जो था 19वीं शताब्दी के लास्ट में शुरू मतलब हुआ था। 1893 से 1900 के करीब करीब तक ये विद्रोह में थे। और ये बिरसा मुंडा अंतिम में राजनीतिक और धार्मिक गुरु भी, नेता भी बन गए थे इनका। ये जो संथा मुंडा विद्रोह था उसका। तो इसी विद्रोह का नाम भी मतलब नाम जाना जाता है कि उल गुलान। उल गुलान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? मुंडा विद्रोह से। कौन इसका मतलब अथी थे? मेन आदमी थे बिरसा मुंडा। कब हुआ था? सिंपली याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी का लास्ट का चीज से, लास्ट वाला पार्ट से। मेन इसका टाइमिंग क्या था? सॉरी,
मेन इसका टाइमिंग क्या था, 1893 से 1900। ठीक, यहाँ पर देखिए दिखा भी हुआ है कि 1899 ईस्वी में मेनली हुआ था, लेकिन इसके बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था 1893 से 1900 के बीच में। चलिए आज का यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अच्छा से पढ़िए। जय हिंद।